टू अवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम डी फार्म के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के जो 5th चैप्टर है डेट इज कैप्सूल के लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, और उस पर्टिकुलर वीडियो के जो PDF नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैंने एक कैप्सूल को मैन्युफैक्चर किया, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद हम क्या करते हैं, उस कैप्सूल को मार्केट में भेज देते हैं। लेकिन हमें उस कैप्सूल को मार्केट में भेजने से पहले ये चेक करना होता है कि वो कैप्सूल का जो क्वालिटी है वो अच्छा है या बुरा है। सो जो टेस्ट हम क्वालिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैसे ही टेस्ट को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल। सो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। द कैप्सूल शुड पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट इन विच 20 कैप्सूल आर वेट एंड द एवरेज वेट ऑफ 20 कैप्सूल्स आर फाउंड आउट। आफ्टर दिस द इंडिविजुअल वेट ऑफ ईच 20 कैप्सूल्स आर कंपेयर्ड विद द एवरेज वेट। वेट ऑफ ईच कैप्सूल शुड fall within 90% to 110%, thus variation of 10% is permitted। So यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट में हम करते क्या हैं कि जो हमारा कैप्सूल होता है उस कैप्सूल का वेट यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है वो चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बैच है और उस बैच के अंदर तकरीबन 100 कैप्सूल प्रेजेंट है, तो उन 100 के 100 कैप्सूल का जो वेट होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे उस बैच के अंदर हर एक कैप्सूल का जो वेट है वो तकरीबन 500 mg है, तो हर एक कैप्सूल का वेट 500 mg ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कैप्सूल का वेट 300 mg है और कोई कैप्सूल का वेट डायरेक्ट 600 mg है, तो ऐसे वाले बैच को हम फेल कर देंगे, वो बैच पास नहीं हो पाएगा हमारा ये वाला टेस्ट। सो इस टेस्ट के अंदर हम करते क्या हैं, हम 20 कैप्सूल को सिलेक्ट करते हैं, उस 20 के 20 कैप्सूल को हम इंडिविजुअली वेट करते हैं। पहले तो अब हम इंडिविजुअली वेट करने के बाद हम उनका एक एवरेज वेट निकालते हैं। तो एवरेज वेट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल कैप्सूल के वेट को हम उस एवरेज वेट के साथ कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। अगर हमारा कैप्सूल उस एवरेज वेट के जैसा सेम आया या फिर उसके आसपास आया, तो हमारा जो कैप्सूल यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट होता है वो पास कर लेता है। लेकिन अगर हमारा जो कैप्सूल का इंडिविजुअल वेट है वो अगर एवरेज वेट के आसपास भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो कैप्सूल का यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। इसे हम एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ जाएगा। मान लीजिए मेरा जो कैप्सूल का एवरेज वेट है वो निकल के आया 500 mg। ओके, सो 500 mg आया मेरा एवरेज वेट। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इंडिविजुअल कैप्सूल को लूंगा और उस इंडिविजुअल कैप्सूल के वेट को कंपेयर करने का कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक इंडिविजुअल कैप्सूल का मैंने वेट किया और उस कैप्सूल का वेट निकल के आया 500 mg। तो 500 mg अगर आ रहा है मेरा कैप्सूल का वेट, तो मेरा कैप्सूल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे कैप्सूल का वेट 400 mg आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा कैप्सूल है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। अगर मेरे तीसरे कैप्सूल का वेट अगर 600 mg आ रहा है, तभी भी मेरा जो कैप्सूल का वेट, जो ये वाला टेस्ट है, वो कैप्सूल फेल कर लेता है। तो हमारे इंडियन फार्माकोपिया में इसका एक लिमिट दिया हुआ है कि तकरीबन 90% से लेके 110% के बीच में वेट होना चाहिए कैप्सूल का। जैसे कि इसके अंदर हमने 500 वाला mg का एग्जाम्पल लिया था, तो मेरा जो कैप्सूल का वेट है 450 mg से लेके 550 mg के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो मेरा कैप्सूल फेल हो जाएगा ये वाला टेस्ट, अगर इससे ज़्यादा हुआ तभी भी मेरा जो कैप्सूल का जो ये वाला टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। सो होप आपको ये जो पहला क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है एकदम अच्छे से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। This test is performed to ensure uniform distribution of medicament in each capsule. In this test, 10 capsules are selected and content of each capsule is assayed as per the method mentioned in monograph. The active ingredient should not be less than 90% and not more than 110% as per the limit mentioned in monograph.
सो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में हम करते क्या है कि हमारे कैप्सूल के अंदर जो भी कंटेंट भरा हुआ है, यानी कि जो भी ड्रग, जो भी मेडिकामेंट हमने उसके अंदर भरे हुए हैं, वो मेडिकामेंट, वो ड्रग एक प्रॉपर अमाउंट में भरे हुए है कि नहीं, उसे हम इस टेस्ट के अंदर चेक करते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर हम करते क्या है, एक पर्टिकुलर बैच में से हम 10 कैप्सूल को सिलेक्ट करते हैं। 10 कैप्सूल को सिलेक्ट करने के बाद हम उस पूरे के पूरे 10 कैप्सूल के अंदर का जो भी कंटेंट है, जो भी ड्रग प्रेजेंट है, उसे हम उसके अंदर से बाहर निकालते हैं और उस कैप्सूल के अंदर के जो ड्रग्स प्रेजेंट है उसके अंदर हम ऐसे परफॉर्म करते हैं। ऐसे परफॉर्म करने के बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि वो कंटेंट बरोबर से भरा हुआ है या भरा हुआ नहीं है। अब ये जो ऐसे हम इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये हम अपने मर्जी से नहीं परफॉर्म करते हैं। जो भी केमिकल टेस्ट होता है, ये पूरे के पूरे एस्से एंड केमिकल टेस्ट हमारे इंडियन फार्माकोपिया का जो मोनोग्राफ है उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से मेंशन हुआ होता है। तो उसी के जरिए हम क्या करते हैं, इस ड्रग के ऊपर हम क्या करते हैं, ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अब हमारे इंडियन फार्माकोपिया में इस कंटेंट यूनिफॉर्मिटी का एक लिमिट भी प्रेजेंट है। ये लिमिट क्या बोलता है कि कोई भी कंटेंट 90% से कम नहीं होना चाहिए और 110% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम होता है अगर ये कंटेंट कैप्सूल के अंदर, तो हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट फेल हो जाता है। और अगर 110% से ज़्यादा होता है अगर हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट या कंटेंट कैप्सूल के अंदर, तो भी हमारा ये जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है वो पर्टिकुलर कैप्सूल फेल हो जाता है। सो होप आपको कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट भी अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अब हम तीसरा टेस्ट देखते हैं, साइज एंड शेप ऑफ कैप्सूल। दिस टेस्ट इज परफॉर्म to check whether all the capsules in a batch are of same size and shape। सो ये वाले टेस्ट के अंदर हम करते क्या है कि जो भी हमारा कैप्सूल होता है एक पर्टिकुलर बैच में, उन कैप्सूल्स के जो शेप एंड साइज होते हैं वो हम चेक करने का कोशिश करते हैं। तो अगर मेरे बैच में एक बरोबर वाले कैप्सूल अगर प्रेजेंट है, एक ही जैसे कैप्सूल प्रेजेंट है, तो हमारा कैप्सूल वाला टेस्ट, ये वाला टेस्ट पास हो जाता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बैच में मेरे पास अगर डिफरेंट शेप एंड साइज जिसके कैप्सूल प्रेजेंट है, तो जो हमारा पर्टिकुलर बैच होता है वो ये वाला टेस्ट फेल कर लेता है। सो नेक्स्ट टेस्ट होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। Some capsules have identification mark on their shell such as RX or etc. Inspecting capsule for this feature is also a part of quality control test. If defective capsules are found, they are rejected. So unique identification marking का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत सारे कैप्सूल्स ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर एक अलग सा लोगो प्रेजेंट होता है, अलग सा कंपनी का कोड प्रेजेंट होता है, कभी कभी एक कंपनी का जो अलग अलग सिग्नेचर प्रेजेंट होता है, कभी कभी कैप्सूल के ऊपर RX वाला साइन प्रेजेंट होता है। सो ये क्यों होता है, ताकि एक कैप्सूल को हम आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। अगर मेरे कैप्सूल के ऊपर अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रेजेंट है, तो हम उस कैप्सूल को बोलते हैं कि हमारा ये कैप्सूल ये वाला टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन अगर मेरे कैप्सूल के ऊपर कोई भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं प्रेजेंट होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो कैप्सूल है वो ये वाला टेस्ट फेल कर लिया है। सो नेक्स्ट होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। apparatus used for this method is same as that used for disintegration test for tablet। सो डिसइंटीग्रेशन टाइम का मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये सबके सब पॉइंट हमने अपने टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल वाले लेक्चर में एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। और अगर अभी तक आपने टैबलेट वाले चैप्टर को नहीं देखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको टैबलेट के लेक्चर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप एकदम अच्छे तरीके से टैबलेट के लेक्चर को देख सकते हैं। सो जो भी अपैरेटस टैबलेट के डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सेम अपैरेटस हम कैप्सूल के भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, हम ये सेम अपैरेटस हमने टैबलेट वाले डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में यूज़ किया था, और ये सेम अपैरेटस हम कैप्सूल वाले डिसइंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं। Place one capsule in each of the 6 tubes of the basket and suspend the assembly in water. Maintain at 37 degrees centigrade with the difference of 2 degrees centigrade. Operate the apparatus for 30 minutes in case of hard gelatin capsule and 60 minutes in case of soft gelatin capsule.
सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर कैप्सूल के अंदर हम करते क्या है, 6 कैप्सूल को सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बैच में से। उस 6 कैप्सूल को सिलेक्ट करने के बाद हम इस ग्लास ट्यूब के अंदर, जितने भी ग्लास ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम एक एक कैप्सूल को डाल देते हैं। हम इस कैप्सूल को इस ग्लास ट्यूब के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे ग्लास ट्यूब को हम एक वाटर बाथ के अंदर रख देंगे। तो जो भी वाटर बाथ के अंदर हम इस ग्लास ट्यूब को रखेंगे, उस वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। सो अगर मेरे पास अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल प्रेजेंट है, सो मैं क्या करूँगा, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को तकरीबन 30 मिनट्स तक करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल प्रेजेंट है तो मैं ये पूरे के पूरे प्रोसेस को तकरीबन 60 मिनट तक करूँगा। सो मेरा जो कैप्सूल है वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट तभी पास हो पाएगा जब ही 6 के 6 कैप्सूल पूरी तरह से इस वाटर बाथ के अंदर घुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेरे 6 के 6 कैप्सूल्स में से कोई भी कैप्सूल के थोड़े से भी पार्ट्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा ये जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है कैप्सूल का वो ये फेल हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम एडिशनल 12 कैप्सूल के साथ फिर से ये सेम प्रोसेस करते हैं। सो मेरे पास पहले थे 6 कैप्सूल और अभी हैं 12 कैप्सूल, तो टोटल हो गए 18 कैप्सूल्स। सो आउट ऑफ 18 कैप्सूल्स तकरीबन 16 कैप्सूल्स ऐसे होने चाहिए जो पूरी तरह से इस वाटर के अंदर घुल मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर 16 कैप्सूल अगर घुल मिल नहीं पाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर बैच है कैप्सूल का वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फेल हो चुका है। लेकिन अगर 16 कैप्सूल अच्छे तरीके से ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ये जो पर्टिकुलर बैच है कैप्सूल का वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास कर लिया है। सो होप आपको डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर कैप्सूल अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो नेक्स्ट टेस्ट होता है डिसोल्यूशन टेस्ट। द apparatus यूज फॉर दिस टेस्ट इज सेम एज दैट यूज फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट। सो जो भी apparatus हमने डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट के लिए यूज़ किया था वो सेम apparatus हम कैप्सूल के डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, हम ये सेम apparatus हमने टैबलेट वाले डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए भी यूज़ किया था और हम ये सेम apparatus हम कैप्सूल के डिसोल्यूशन टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्लेस 1000 ml ऑफ वाटर हैविंग टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस इनटू द वेसल। Place specified number of capsule in the dry basket. Start the motor and adjust speed to 100 rotation per minute. After 45 minutes or time specified in the monograph, the sample is withdrawn and assay is carried out. As per monograph, the content should not be less than 70% of stated amount. So इसके अंदर हम करते क्या है, 1000 ml वाटर लेते हैं और उस 1000 ml वाटर को हम एक कंटेनर के अंदर, हम एक वेसल के अंदर उसे हम डाल देते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमने इस डायग्राम में क्या दिख रहा है हमें कि हमने 1000 ml वाटर लिया और उस 1000 ml वाटर को हमने इस वेसल के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे जो वाटर हमने इस वेसल के अंदर डाला है, उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि जो भी कैप्सूल के ऊपर हमें डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करना होता है, उस कैप्सूल को हम इस बास्केट के अंदर रख देते हैं। अब इस जैसे ही हमारा ये पूरा सेटअप हो जाएगा, वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे इस मशीन को, इस डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus को हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद हमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो हमारा ये रोटेशन का जो स्पीड होता है इस बास्केट का, वो तकरीबन 100 रोटेशन पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है, 45 मिनट्स के इंटरवल में हम इस वाटर को निकालते हैं, इस वेसल में से वाटर को थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल को निकालने के बाद हम उसके ऊपर ऐसे परफॉर्म करते हैं, एक केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम ये ऐसे और केमिकल टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें देखना रहता है, यहाँ पे ये चेक करना होता है कि हमारे कैप्सूल के जो कंटेंट है वो इस वाटर में कितने अच्छे तरीके से और कितने टाइम में घुल मिल रहे हैं। सो ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें रिजल्ट ना मिल जाए।
सो एज़ पर मोनोग्राफ तकरीबन 70% जो हमारा कैप्सूल का कंटेंट है वो इस वाटर के अंदर घुल मिल जाना चाहिए, वो डिसोल्यूशन अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए उसका। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो डिसोल्यूशन टेस्ट है कैप्सूल का वो पास हो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो डिसोल्यूशन टेस्ट है कैप्सूल का वो कैप्सूल फेल कर लेता है। सो होप आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। और इस वीडियो लेक्चर के जो पर्टिकुलर नोट्स है वो PDF नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।